ज्ञान सुधा सक्सेस साथी प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं आरपीएससी टेक्निकल एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के केमिस्ट्री पेपर 1 के कुछ एमसीक्यूज जो नैनो केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री से संबंधित हैं। इससे पहले कि हम अपना पहला क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि कार्बन के कई एलोट्रोप्स होते हैं। पहले डायमंड और ग्रेफाइट ही प्रचलित जो जाने माने एलोट्रोप्स थे कार्बन के। और एलोट्रोप आपको मालूम है कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट यानी एक ही तत्व के अलग अलग जो संरचनात्मक रूप होते हैं वो एलोट्रोप कहलाते हैं, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट। पिछले कुछ दशकों में कार्बन के बहुत सारे और भी एलोट्रोप का आविष्कार किया गया है, जैसे कि फुलेरीन्स हैं, ग्राफीन है इत्यादि। और इन से नैनो ट्यूब्स और नैनो बड्स, नैनो रिबन्स इत्यादि भी कार्बन के एलोट्रोप माने जाते हैं। और इनके बहुत ज़्यादा उपयोग हैं, इसीलिए ये फेमस भी हैं। Other unusual forms of carbon exist at very high temperatures और extreme pressures। और भी तरह तरह के कार्बन के एलोट्रोप्स हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा प्रचलित अभी नहीं हैं। आपकी स्क्रीन पे है कुछ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स की यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये कार्बन नैनो ट्यूब है, और आप देख सकते हैं कि एक सिंगल शीट ऑफ कार्बन का जो है वो रोल होकर एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर इसका बना है। ये बॉल जैसा, गेंद जैसा जो स्ट्रक्चर है उसे फुलेरीन कहा जाता है, जो अंदर से खोखला है गेंद की तरह ही। ग्राफीन एक 2 डायमेंशनल यानी लंबाई चौड़ाई होती है, सिंगल एटम इसमें कार्बन के हैं और आपस में बॉन्डेड हैं, और इस तरह से एक शीट या एक परत सी बनाते हैं जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। इस तरह के एलोट्रोप को ग्राफीन कहा जाता है। ग्रेफाइट में कई अलग अलग जो कार्बन के शीट्स होते हैं वो वैन फोर्सेस से आपस में बंधे हुए होते हैं, और ये भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। एमॉर्फस जो कार्बन है वो भी 3 डायमेंशनल है। नैनो ट्यूब जो हैं वो भी 3 डायमेंशनल या 3D स्ट्रक्चर्स हैं, संरचनाएं हैं, क्योंकि इनमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सभी है। इसी तरह से हीरा या डायमंड भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या इसकी संरचना है जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई है। सिर्फ इनमें से ग्राफीन ही ऐसा है जो कि 2D संरचना है कार्बन की। ये देखिए ग्राफीन यहाँ पर 2 डायमेंशनल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और ये कार्बन के इस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स बने हुए होते हैं। और जैसे हम जाली यूज़ करते हैं, चिकन वायर जिसे हम कहते हैं, चिकन वायर मेश, उस तरह से जाली के आकार का ये ग्राफीन की संरचना 2 डायमेंशनल एलोट्रोप की होती है। डायमंड जो है आप देख सकते हैं क्रिस्टलीय है, और रिपीट 8 कार्बन एटम का जो पैटर्न है वो रिपीट होते हुए एक बड़े क्रिस्टल्स का रूप ये ले लेता है डायमंड, जो सभी कार्बन एटम से बने हुए हैं। फुलेरीन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। बकमिंस्टर फुलेरीन यहाँ आप देख सकते हैं कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, गेंद के आकार का है, हॉलो स्फीयर है, या एलिप्सॉइड होता है, या रिंग की आकार का भी होता है, या फिर ट्यूब की आकार का होता है। तो इस तरह से फुलेरीन कई आकार का होता है, जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो आपस में हेक्सागोनल यानी 6 सदस्यीय रिंग बनाते हैं। और कभी आप देख सकते हैं केवल अगर ये 6 सदस्यीय रिंग बनाए तो ये ग्राफीन की तरह एक शीट में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 5 सदस्यीय आप देख सकते हैं कि ये 5 सदस्यीय वलय, और ये रहा 6 सदस्यीय वलय, इस तरह से ऑल्टरनेट। और इसके अलावा कई बार 7 सदस्यीय रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग भी कार्बन बनाता है, ताकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन सके। और इनमें से सिलेंड्रिकल फुलेरीन को नैनो ट्यूब्स कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा।
कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में CNT कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफीन के या जो शीट्स होते हैं वो आपस में मुड़ जाएं और आपस में दोनों सिरे उसके जुड़ जाएं, इस तरह से ट्यूब का आकार ले लेते हैं। कई नैनो ट्यूब्स जो हैं एक के अंदर एक ट्यूब्स होते हैं, सबसे अंदर छोटा ट्यूब, उससे बड़ा डायमीटर का ट्यूब, उससे बड़े डायमीटर का ट्यूब, इस तरह से मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब भी बनते हैं। नैनो ट्यूब जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होता है और यूजुअली जो डायमीटर होता है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक का जो डायमीटर होता है। ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हैं, या ये ट्यूब्स कार्बन के जो बनते हैं उनको नैनो ट्यूब्स कहा जाता है। इनके ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि इनका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, जिससे इनके कई स्पेसिफिक यूजेस किए जाते हैं जिसके लिए ये फेमस हैं। तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हैं और करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 2D संरचना का उदाहरण है। 2D स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग इज। तो फुलरीन, हमने देखा फुलरीन जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, बॉल की तरह, गेंद की तरह होता है, या एलिप्सॉइड या ट्यूब्स की तरह हो सकता है। डायमंड जो है क्रिस्टलीय फॉर्म में है, तो ये भी 2D स्ट्रक्चर नहीं है। कार्बन नैनो ट्यूब आपने देखा ही, वो भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये गलत आंसर हैं, और 2D स्ट्रक्चर केवल ग्राफीन है। तो ग्राफीन जो है इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हाँ, चौथा जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। Like their building block, graphene, CNT are chemically bonded with sp2 bonds, कार्बन। तो इसमें क्या है कि जो ग्राफीन में हमने देखा है कि जो 6 कार्बन एटम्स हैं वो आपस में डबल बॉन्ड से इस तरह से sp2 कार्बन से बॉन्डेड होते हैं, और इस तरह से 6 मेंबर्ड जो पैटर्न होता है वो रिपीट होता जाता है। और वही जो ग्राफीन की शीट होती है वो जो मुड़कर नैनो ट्यूब्स बनाती है। उसका मतलब जो कार्बन नैनो ट्यूब्स में भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, और ये शीट्स जो हैं आपस में कई बार स्ट्रॉन्ग वैंडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं और रस्सीनुमा स्ट्रक्चर भी ये बनाते हैं। तो इसमें जो नैनो ट्यूब्स होते हैं उनका अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल होते हैं, और इनमें कंडक्टिव, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और थर्मल प्रॉपर्टीज़ खास होते हैं। हमसे पूछा गया है कि कार्बन नैनोट्यूब में कार्बन परमाणु होते हैं sp संकरित, sp2, sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। इनमें से कौन सा सही उत्तर है? कार्बन नैनोट्यूब में जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो ये बाकी के तीनों ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हमें मालूम है कि अगर कोई मटेरियल है इस साइज़ का और उसको धीरे धीरे हम छोटे टुकड़ों में बांटते चले जाएं, और देखिए और छोटे पार्टिकल्स में उसको, उसी मैटर को, उसी जो सेम अमाउंट, उसकी जो मात्रा है वही सेम रहे, और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में विभक्त करते चले जाएं, तो सरफेस एरिया पार्टिकल साइज़ के छोटे होने के साथ साथ टोटल सरफेस एरिया जो है वो बढ़ती जाती है, और उससे हमें खास उसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग हो जाते हैं, विशेष प्रॉपर्टीज़ वो प्रदर्शित करने लग जाता है। वह अनुपात जो नैनो पदार्थों की दक्षता निर्धारित करता है, द रेशियो विच डिसाइड्स द एफिशिएंसी ऑफ नैनो सब्सटेंस। ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। वॉल्यूम, सरफेस, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, VSSA, जो सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो जितना बढ़ता जाता है, उसका रेशियो जितना बढ़ता जाता है, अनुपात वॉल्यूम की तुलना में, आयतन की तुलना में जितना बढ़ता जाता है, वो जो नैनो मटेरियल है वो खास स्पेसिफिक और बहुत यूजेस उसके हो सकते हैं, खास प्रॉपर्टीज़ वो प्रदर्शित करता है, और बेहतर ढंग से उन प्रॉपर्टीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो VSSA, वॉल्यूम स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर स्क्वायर बाय
मीटर क्यूब, और इसका जो रेंज होता है नैनो ट्यूब्स, नैनो पार्टिकल्स में जो VSS-A का जो रेंज होता है वो 20 से लेके 60 के बीच में होता है। और ऐसे इस तरह के जो इस रेंज के मटेरियल को हम नैनो मटेरियल के नाम से पुकारते हैं। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अनुपात, द रेशियो विच डिसाइड्स एफिशिएंसी, जो इसके पदार्थों की दक्षता निर्धारित करता है, वो ऑप्शन नंबर 2 है, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम। और जो वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, प्रेशर बाय वॉल्यूम, ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, जिससे कि हम नैनो मटेरियल के, नैनो सब्सटेंसेस के एफिशिएंसी को पता कर सकते हैं। कटिंग टूल्स, पहले किसी ज़माने में जो कटिंग टूल्स हैं उनमें डायमंड का भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा दूसरे मटेरियल्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन नैनो मटेरियल्स के आविष्कार के बाद नैनो क्रिस्टलीन मटेरियल जैसे कार्बाइड्स ऑफ टैंटलम, टंगस्टन एंड टाइटेनियम, इनके जो कार्बाइड्स हैं उनको कटिंग टूल्स, कर्तन के औज़ार, काटने के जो औज़ार हैं उनमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी जो ट्रेडिशनल हमारे मेथड्स थे मटेरियल्स से उनसे ज़्यादा हार्ड हैं। इरोजन रेजिस्टेंस यानी इनका क्षय इतना आसानी से नहीं होता, वियर एंड टियर इसमें नहीं होता, तोड़फोड़ नहीं होती, ख़त्म नहीं होता, घिस नहीं जाता, और ये लास्ट लॉन्गर, यानी इनका जो जीवन काल है, अगर उनमें इरोजन कम है, वियर एंड टियर कम है, तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए नैनो क्रिस्टलिन कटिंग मटेरियल्स को, जो कि कार्बाइड्स ऑफ टैंटलम, टंगस्टन और टाइटेनियम है, उनका इस्तेमाल आजकल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। द नैनो मटेरियल यूज फॉर कटिंग टूल्स इज़, कौन सा नैनो मटेरियल? फुलरीन नहीं यूज़ होता, एरोजेल यूज़ नहीं होता, गोल्ड यूज़ नहीं होता, टंगस्टन कार्बाइड जो है वो कटिंग टूल्स के लिए यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन 3 वॉज द करेक्ट आंसर। जो फुलरीन्स होते हैं उनको डोप किया जाता है, यानी फुलरीन है उसके अंदर एल्कली मेटल, क्योंकि फुलरीन का जो गेंदनुमा स्ट्रक्चर या संरचना है वो अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है, और उसमें एल्कली मेटल जो हैं वो डोप किए जा सकते हैं। इस तरह से 50 एल्कली मेटल कंपाउंड्स जो हैं कम से कम डिस्कवर किए जा चुके हैं, जो कि हाई टेम्परेचर में सुपर कंडक्टिविटी का क्या फिनोमेनन या का प्रोसेस जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी के लिए भी हम डोप्ड फुलरीन्स या नैनो मटेरियल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, डोप्ड फुलरीन बिकम फेरोमैग्नेटिक? नहीं। पैरामैग्नेटिक? नहीं। डायमैग्नेटिक? नहीं। डोप्ड फुलरीन जो हैं वो बनाते हैं या बन जाते हैं सुपर कंडक्टर या अतिचालक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और जो इसीलिए डोप्ड फुलरीन्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट मटेरियल हैं, नैनो मटेरियल हैं। ग्रीन सॉल्वेंट के बारे में याद कर लेते हैं। ग्रीन सॉल्वेंट जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी टॉक्सिक नहीं होते हैं, विषैले नहीं होते हैं, इकोसिस्टम को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, केमिकली स्टेबल होते हैं, आसानी से पाए जा सकते हैं, आसानी से रिसाइक्लेबल यानी दोबारा यूज़ किया जा सकता है, उनको कई बार यूज़ किया जा सकता है, उनको एक बार रिएक्शन हो जाए और सॉल्वेंट हमें वापस हम उसको दूसरे रिएक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन सॉल्वेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, और बायो सॉल्वेंट्स के नाम से भी जाने जा सकते हैं। बायो सॉल्वेंट्स भी हैं जो ग्रीन सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे ये बायो सॉल्वेंट्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप से भी उनके साइड प्रोडक्ट के रूप में हम उनको डिराइव कर सकते हैं या बना सकते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप से। ग्रीन सॉल्वेंट्स जो हैं धीरे धीरे VOCs यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि हम पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि एसीटोन, इथाइल एसीटेट, बेंजीन, टॉल्यूइन इत्यादि जो आसानी से वाष्पशील ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनका इस्तेमाल करते थे पहले ट्रेडिशनल जो सॉल्वेंट्स, उनका धीरे धीरे इस्तेमाल बंद होता जा रहा है, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए और जीव जंतुओं के लिए या इंसान के लिए नुकसानदायक होते हैं, नुकसान उनसे होता है, टॉक्सिक और हार्मफुल होते हैं, एनवायरनमेंट को एडवर्सली या नुकसान पहुंचाते हैं।
यहाँ ग्रीन सॉल्वेंट्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बायो सॉल्वेंट्स जो कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स से प्राप्त होता है। इसके अलावा आयनिक लिक्विड्स भी होते हैं, देखिए उनके एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, जो कि नाइट्रोजन के जो क्वाटरनरी सॉल्ट्स होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक पार्ट होता है और एक इनऑर्गेनिक पार्ट भी इस सॉल्ट में होता है एनायन के रूप में। और इनको ये भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, उनको सॉल्वेट करने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ऑर्गेनिक कार्बोनेट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम कुछ इस तरह से जो केटायनिक सॉल्वेंट्स हैं उनको हम डीप केटायनिक सॉल्वेंट्स उनका यूज़ कर सकते हैं। मिनरल वाटर या नॉर्मल वाटर, सॉरी नॉट मिनरल वाटर, नॉर्मल वाटर जो है सबसे अच्छा ग्रीन सॉल्वेंट है। सुपर क्रिटिकल वाटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सुपर क्रिटिकल वाटर और नियर क्रिटिकल वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यानी काफ़ी हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और एक सॉल्वेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रिटिकल जो टेम्परेचर प्रेशर क्रिटिकल पॉइंट होता है वो उसके पार क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और ये भी बहुत अच्छा ग्रीन सॉल्वेंट है। और इसको आजकल कई तरह के रोज़मर्रा के कामों में, जैसे कि ड्राई क्लीनिंग के लिए भी सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कॉफ़ी है, उसमें से कॉफ़ी बीन्स में से कैफ़ीन को निकालने के लिए भी, सेपरेट करने के लिए भी सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सिंथेसिस वगैरह में, और जहाँ सॉल्वेंट्स की ज़रूरत होती है। पहले वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल होता था, उसकी जगह आजकल सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल सॉल्वेंट के रूप में, ग्रीन सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे थे, वो धीरे धीरे ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को रिप्लेस करता जा रहा है और ट्रेडिशनल सॉल्वेंट्स को रिप्लेस कर रहा है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। इफ़ इट इज़ विदड्रॉन फ्रॉम द एनवायरनमेंट used in a process and then returned to the environment, it does not contribute to the greenhouse effect. जो एनवायरनमेंट से हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लें, उसको यूज़ कर लें सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में, और वापस हम उसको एनवायरनमेंट में छोड़ दें, तो ये एक्स्ट्रा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो इसलिए ये सेफली कार्बन डाइऑक्साइड को सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में यूज़ किया जा सकता है। आयनिक लिक्विड्स हैं, ये भी बहुत अच्छे सॉल्वेटिंग हैं, नॉन कोऑर्डिनेटिंग है। वो तरह तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते और इनको यूज़ किया जा सकता है और वापस इनसे एक्सट्रैक्शन भी आसानी से किया जा सकता है। हम सुपर क्रिटिकल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी हम प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने में या उनको पृथक करने में भी इन सब सॉल्वेंट्स को हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहले वाले स्लाइड्स में भी आयनिक लिक्विड्स के एग्जांपल्स दिए हुए थे और आयनिक लिक्विड्स अच्छे अट्रैक्टिव सॉल्वेंट्स, ग्रीन सॉल्वेंट्स इसलिए हैं क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल हैं, यानी वाष्पशील नहीं है, आसानी से ज्वलनशील नहीं है, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी है और इनएक्सपेंसिव हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं और कमरे के ताप में या कमरे के ताप से नीचे और कमरे के ताप से ऊपर के ताप में भी इनको आसानी से यूज़ किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ग्रीन सॉल्वेंट्स के रूप में काम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित विलायक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन सॉल्वेंट? तो ग्रीन सॉल्वेंट लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छा ग्रीन सॉल्वेंट है, तो कौन सा नहीं है वो पूछा गया है, तो दिस इज़ नॉट द आंसर। आयनिक लिक्विड्स जो है ग्रीन सॉल्वेंट्स हैं, वाटर अच्छा ग्रीन सॉल्वेंट है, सो लिक्विड अमोनिया जो है वो ग्रीन सॉल्वेंट नहीं है।
एक्सक्यूज़ मी। एक और नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ करने वाले जो तकनीक है वो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, TEM, STM और AFM। ये टेक्निक्स हैं जिनका नैनो टेक्नोलॉजी में जो संरचना है उनको पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो एट सिंगल कॉलम ऑफ एटम्स, एटम्स के एकल कतार का भी अच्छी तरह से इमेज या पिक्चर दे सकती है, देख सकते हैं उससे हम। और क्योंकि इसमें जो लाइट माइक्रोस्कोप है उससे कम से कम 1000 गुना छोटे जो स्पेसिमेंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं या संरचनाएं हैं उनको ये आसानी से दिखा सकता है। इसके अलावा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM का भी हम यूज़ करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो पार्टिकल्स के संरचनाओं को पता करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पता करने के लिए। और ये जो STM है वो इंडिविजुअल एटम्स को भी अच्छी तरह से उसकी इमेज आसानी साफ साफ दिखा सकता है। जैसे कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी टेम में हम सिंगल कॉलम ऑफ एटम्स यानी एटम्स के एक एक रोज़ या एक एक लाइन को आसानी से हम इसमें देख सकते हैं। उसी तरह से AFM यानी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी से हम नैनो पार्टिकल्स में जो फ्रिक्शन है वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कैसी है, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक फोर्स, कंडक्टिविटी, विस्को इलास्टिसिटी, सरफेस पोटेंशियल और रेजिस्टेंस इत्यादि के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के कहने की बात यह है कि नैनो टेक्नोलॉजी के टेक्निक्स में ये जो तीनों माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, TEM, STM और AFM, STEM और AFM, ये तीनों जो हैं हम नैनो पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। वह तकनीक जिससे प्रतिदर्श की आंतरिक संरचना देखी जा सकती है, द टेक्निक इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेसिमेन कैन बी सीन। किसी भी जो कंपाउंड है या कोई संरचना है उसकी इंटरनल संरचना को देखने के लिए, जैसे कि नैनो पार्टिकल्स के जैसे आप नैनो ट्यूब्स हैं उनके संरचना को अंदर से या बाहर से स्टडी करने के लिए, फुलेरीन्स हैं उनकी संरचना को स्टडी करने के लिए इत्यादि, इनको स्टडी करने के लिए हम इन तीनों टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। सो जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज़ द करेक्ट आंसर कि ये तीनों टेक्निक्स यूज़ होते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।